Welcome everyone. Last lecture we start the statical and quality control. We know the what is the quality control and inspection. What is the statical quality control? Okay, this is the different two methods. Means in any industry and any process, we are taken a quality control and taken an inspection. But statical quality control is the different part as compared to your quality control and inspection. Last lecture we start the what is the quality control, then what is the statistical, and what is the syllabus for the this unit. Syllabus is what is the statical methods, then what is the CPK and CP method, what is the sample accepting methods. Already we start the what is the statical. Okay, last lecture also we watch one video regarding statical methods. मोर भाई कुछ उसमें सैंपल उठाया आपने उसको इंस्पेक्शन कर रहे हो, अगर उसमें डिफेक्ट्स ज्यादा हैं तो उसको रिजेक्ट कर लोगे कि हाँ पूरे कैसे टेस्ट करते हो, मतलब असाइनेबल कॉज की वजह से हमें कॉज पता चल जाए कि इस वजह से हमें बन रहा है, वो जो भी हमारे डिफरेंस है इस वजह से आ रहे हैं. इट इज पॉसिबल टू स्टॉप डिटेक्ट द कॉज एंड रेक्टिफाई इट. ठीक है, तो ये संभव होता है कि उसको स्टॉप किया जाए, उस कॉज को डिटेक्ट किया जाए और रेक्टिफाई किया जाए, उसको सुधारा जाए. ठीक है, तो ये होते हैं असाइनेबल कॉजेज ऑफ वेरिएशन. सेकंड आ गया है आपका एक्सक्यूसी फॉर एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग. अभी क्या पढ़ा था हमने? एक्सक्यूसी फॉर प्रोसेस कंट्रोल. अभी एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग के लिए क्या होता है देखो. It is based on the premises that a sample represent the whole lot from which the sample is drawn. अब भाई इसमें क्या मतलब रणनीति रखी गई है कि जो भी आप अगर आइटम बना रहे हो, जैसे मैंने पेन ही बनाया है तो पेन ये तो नहीं एक एक करके हम निकालेंगे. जैसे मैंने 100 पेन एक बारी में निकाल दिए, फिर थोड़ा सा मतलब गैप लेके फिर 100 पेन एक बारी में, तो 100 पेन के मैं डब्बे बनाऊंगा, लॉट्स बनाऊंगा. ठीक है, डब्बों में रखूंगा 100 पेन. तो आप मतलब आपको चेक करना है कि हाँ भाई ये सारे पेन्स कैसे हैं, सही चल रहे हैं कि नहीं. तो आप क्या करोगे, उस डब्बे में से 100 पेन का जो एक डब्बा है जिसको मान लो ए नाम दे दिया मैंने, तो उसमें से आप कोई 2-3 पेन निकालोगे और चला के देख लोगे, हाँ भाई इसमें 2-3 पेन सही है, मतलब ऐसे ऐसे सैंपल लोगे उसमें से कि हाँ. जैसे कि आप दुकानों पे जाते हो तो चावल कैसे टेस्ट करते हो, थोड़े से चावल हाथ में लेके देख लेते हो कि हाँ भाई ये चावल तो सही है, मतलब इसके पूरे पूरे कट्टे में ऐसे चावल होंगे या पूरी बोरी में ऐसे चावल होंगे. तो वैसे ही होता है सैंपल लेना. तो इसमें एसक्यूसी में भी यही है कि आपको प्रोडक्शन हो गया पूरा, उसके बाद आप उसमें से कुछ मतलब सैंपल्स उठाओगे, उसको चेक कर लोगे उसकी क्वालिटी, और आप उसके बेसिस पे पूरी क्वालिटी डिसाइड कर लोगे कि हाँ पूरे लॉट की क्वालिटी अच्छी होगी. तो आइए आगे पढ़ लेते हैं. इन दिस मेथड सैंपल्स आर टेकन आउट एंड आर केयरफुली इंस्पेक्टेड टू डिटेक्ट डिफेक्ट्स. ठीक है, सैंपल्स ले लिए कुछ, उसमें से 3-4 पेन्स उठा लिए और उसमें मतलब सही से उसको इंस्पेक्ट किया गया डिफेक्ट निकालने के लिए. ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डिफेक्ट्स फाउंड, the lot is accepted or rejected. If defects are few, lot is accepted. It is rejected when defects are more. अब भाई कुछ उसमें सैंपल उठाया आपने, उसको इंस्पेक्शन कर रहे हो, अगर उसमें डिफेक्ट्स ज्यादा हैं तो उसको रिजेक्ट कर दोगे पूरे लॉट को. भले ही आपने जो सैंपल है वही डिफेक्टिव उठाया हो, लेकिन आप पूरे लॉट को रिजेक्ट कर दोगे, बोलोगे कि आगे नहीं बढ़ेगा, तो उसको मतलब डिस्पोज ऑफ कर दोगे और दोबारा से प्रोडक्शन शुरू करोगे. लेकिन अगर डिफेक्ट्स माइनर से हैं या बहुत कम है या नहीं है डिफेक्ट्स, तो आप उस पूरे लॉट को एक्सेप्ट कर लोगे. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल्स यू हैव टेकन. ऑलराइट, जो भी आपने सैंपल उठाया है उसके बेसिस में. भले ही आपने 2-3 पेन उठाए हो, बस वही अच्छे हो, पूरा लॉट बेकार हो, लेकिन आप पूरे लॉट को एक्सेप्ट करोगे क्योंकि आपका सैंपल जो है वो मतलब अच्छा है, डिफेक्ट फ्री है या बहुत कम डिफेक्ट्स है.
तो यही होता है एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग के लिए एसक्यूसी करना, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल. Thus, acceptance sampling is used to take decisions regarding acceptance and rejection of a lot without having examined the entire lot, thereby providing economy of inspection. तो इसी तरीके से मतलब पूरे लॉट को मतलब इंस्पेक्शन ना करके पूरे लॉट का आपने उसमें से कुछ सैंपल्स उठा लिए और फिर उसको इंस्पेक्ट कर रहे हो उस सैंपल को बस, तो उसमें से हमारा टाइम भी बचेगा, इकोनॉमी ऑफ इंस्पेक्शन भी होगा. ठीक है, तो उसी के हिसाब से आप एक्सेप्ट करोगे किसी लॉट को या रिजेक्ट करोगे. तो ये भी हो गया एसक्यूसी फॉर एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग. तो अभी आ जाते हैं एडवांटेजेस क्या होते हैं एसक्यूसी के. तो एसक्यूसी में हमने अभी तक क्या पढ़ लिया, क्वालिटी का क्या मीनिंग होता है, क्वालिटी कंट्रोल का क्या मीनिंग होता है, क्या क्या स्टेजेस होते हैं क्वालिटी कंट्रोल के, क्या क्या मेथड्स होते हैं या टेक्निक्स होती हैं क्वालिटी कंट्रोल की. क्वालिटी कंट्रोल की 4 टेक्निक्स थी, क्या थी, जीआईटी थी, क्वालिटी एट सोर्स थी, और इंस्पेक्शन थी, और एसक्यूसी थी. तो एसक्यूसी हमारा टॉपिक था, तो एसक्यूसी हमने स्टार्ट किया, कंसेप्ट किया एसक्यूसी का. और एसक्यूसी के 2 हमें उसमें से मेथड्स मिले, एसक्यूसी फॉर प्रोसेस कंट्रोल एंड एसक्यूसी फॉर एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग. एसक्यूसी फॉर प्रोसेस कंट्रोल में क्या था कि हमारा प्रोडक्शन जो भी हो रहा है तो उसके दौरान ही हम उसकी क्वालिटी को ठीक किया जाए. और एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग में हो गया कि हमारा पूरा प्रोडक्शन हो चुका है, मशीनें सब बंद करके रखती हैं, सारे लॉट्स तैयार हैं, फिर उसमें से 1-2 सैंपल्स उठाए जाए और उसको चेक किया जाए और एक्सेप्ट और रिजेक्ट किया जाए उसके हिसाब से. अभी हम आगे हैं अपने नेक्स्ट जो सब टॉपिक है, एडवांटेजेस ऑफ एसक्यूसी, कि क्या फायदा होता है एसक्यूसी से. फर्स्ट इसका पॉइंट है, इट हेल्प्स प्रिवेंट डिफेक्ट्स फ्रॉम बीइंग मेड. भाई जो डिफेक्ट्स हो रहे हैं ना उसको प्रिवेंट करता है कि ये डिफेक्ट ज्यादा ना हो. असाइनेबल कॉजेस सिग्निफाइंग डेविएशंस इन क्वालिटी आर डिटेक्टेड एंड रेक्टिफाइड. जो भी असाइनेबल कॉजेस हैं, जो मतलब जबरदस्ती के कॉजेस हैं, उसको मतलब डिटेक्ट किया जाता है और रेक्टिफाई किया जाता है. कॉस्टली रीवर्क, रिजेक्शंस एंड स्क्रैप आर अवॉइडेड. तो उसके हिसाब से जैसे असाइनेबल कॉजेस है ना, प्रोसेस कंट्रोल में थे ये सारी चीजें, तो उसी टाइम उसको ठीक किया जाता है ताकि रीवर्क ना हो ज्यादा, दोबारा उसको काम ना करना पड़े, रिजेक्शंस ज्यादा ना हो, हमारा ज्यादा लॉस ना हो, स्क्रैप ज्यादा ना हो, मतलब ज्यादा वेस्ट ना हो उसमें. ओके, नहीं तो क्या होगा अगर हम एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग करके उस पूरे लॉट को रिजेक्ट करेंगे तो लॉस तो एट लास्ट हमारा ही होगा ना. तो यही हो गया एडवांटेज एसक्यूसी का, कि प्रोसेस कंट्रोल में असाइनेबल कॉजेस को डिटेक्ट करो और उसको रेक्टिफाई करो, और फिर ताकि हमारा रीवर्क कम हो, रिजेक्शंस कम हो, स्क्रैप कम हो. सेकंड पॉइंट है, इट आल्सो हेल्प्स अवॉइडेंस ऑफ रिस्क ऑफ एक्सेप्टिंग अ बैड लॉट. अब इसका मतलब यही है, इसमें एसक्यूसी में हम क्या करते हैं, लॉट्स बहुत सारे बन जाते हैं, उसके ऊपर से हम उसके सैंपल्स उठाते हैं. तो इसमें यही है कि हमारा बैड लॉट एक्सेप्ट ना हो, उस चीज को अवॉइड करता है, ताकि हम कुछ सैंपल्स देख लें. नहीं तो क्या होता है ना, कई बार मशीन एक लॉट को पूरे को मतलब कुछ मतलब परेशानी होती है मशीन में और पूरे लॉट को वो खराब कर देती है. तो सैंपल्स उठाने से हमें ये पता चलेगा कि पूरे लॉट में हमारे किस टाइप के आइटम्स हैं. सैंपल्स का इंस्पेक्शन करके आप डिसाइड कर सकते हो कि लॉट में अच्छे आइटम्स है कि बुरे आइटम्स है, उसके हिसाब से आप रिजेक्ट करोगे और एक्सेप्ट करोगे. थर्ड है, emphasizing on inspection of only samples, SQC avoids inspection of the entire lots. तो सैंपल्स का मतलब इंस्पेक्शन करके आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स ला सकते हो. अगर आप पूरे लॉट का इंस्पेक्शन करोगे तो वो आपके लिए टाइम कंज्यूम होगा और बहुत कॉस्टली भी पड़ेगा. ठीक है, तो बस उसके सैंपल्स का उसमें से कुछ चीजें उठा लो. अब भाई तुम जैसे जाते हो शॉप पे जाते हो किसी, तो आप चावल की बोरी को पूरे को तो इंस्पेक्ट करते नहीं हो, पूरे को चेक तो करते नहीं हो कि हाँ भाई इसमें ऊपर इतने अच्छे चावल है, नीचे क्या पता बेकार हो. आप ऊपर से कुछ चावल हाथ में लेते हो, उसके हिसाब से आप मतलब पूरी बोरी खरीदनी थी बोरी खरीदते हो, 5 किलो 10 किलो जितने भी खरीदने खरीद लेते हो, है ना. तो यही एसक्यूसी कहती है कि आप पूरे सैंपल्स पूरे लॉट को इंस्पेक्ट ना करके कुछ सैंपल्स को इंस्पेक्ट करो और उसके हिसाब से डिसीजन लो अपने. Fourth and the last advantage of SQC is it ensures high quality standards and enables the users to build up their goodwill. अब SQC का अल्टीमेट गोल क्या है हमारा, कि जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं हमारे मतलब ऑर्गेनाइजेशन के या जो हमारा प्रोडक्शन है वो अच्छी क्वालिटी का हो, ताकि हमारे अब अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्शन करोगे, अच्छी क्वालिटी के गुड्स बेचोगे तो आपका क्या होगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल बढ़ेगी, है ना, नाम होगा ऑर्गेनाइजेशन में. तो यही है एसक्यूसी. तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इस वीडियो में. फिलहाल के लिए तो इतना ही. हेलो एवरीवन, शायद 2 वीडियो में ही खत्म हो जाएगा. तो सबसे पहले सैम्पलिंग होता क्या है, इट इज अ टेक्निक इन विच सैंपल्स आर ड्रॉन एट रैंडम विदाउट शोइंग एनी फेवर और बायस.
ना कि आपको कोई भी आपका प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में आपको काफी ज्यादा जो आपने उनको ऑर्डर किया हुआ था कुछ बनवाने के लिए, जैसे कि 1000 प्रोडक्ट है या 10,000 है, इस तरीके से कुछ, और आपको चेक करना है कि वो सही है या नहीं है, तो उनमें से आप एक लोड, उस पूरे में से आप कुछ सैंपल्स को सिलेक्ट करते हो पूरे लोड साइज में से। मान लो कि 100 सेलेक्ट कर दिया आपने 10,000 में से, ठीक है, 10,000 से 100 सेलेक्ट कर लिया। अब इसमें से ही आप चेक करोगे, इनको आप चेक करोगे, ये सारे चेक करेंगे हम इनमें से, तो उस पे देखेंगे अगर वो डिफेक्ट से कम हो गया, जो हमें मतलब एक मैं बता दूंगी मैं आपको, एक्सेप्टेंस नंबर होता है हमारा एक, जैसे कि सी का एक्सेप्टेंस नंबर है और ये हमारे सैंपल साइज है ये, अगर वो उससे कम हुआ तो ठीक है हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, पूरा पूरा नहीं है तो हम रिजेक्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से सैम्पलिंग, ये जो हम नॉर्मली सैम्पलिंग को भी हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, बस फर्क इतना है कि वो किसी कंपनी में प्रोडक्ट्स के लिए यूज होता है और ये हम अपने घर पे कुछ चीज लेने के लिए यूज करते हैं, बाकी दोनों सेम ही है सैम्पलिंग। इस एग्जांपल से आप हमेशा सैम्पलिंग को याद रखना, पहली चीज। A good sampling plan, सबसे अच्छा सैम्पलिंग प्लान क्या होगा, is necessary for inspection at the lowest cost that will provide the best possible representation of the item। लोवेस्ट कॉस्ट पे होना चाहिए और हमें जो आइटम है वो भी अच्छा मिलना चाहिए, वो सबसे बेस्ट सैम्पलिंग प्लान होता है। अब यहाँ पे मैंने बताया सैंपल साइज एन और एक्सेप्टेंस नंबर है सी, इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं और सैंपल साइज को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद एक्सेप्टेंस सैंपलिंग क्या होता है, इज एन इंपॉर्टेंट फील्ड ऑफ स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल वेयर अ रैंडम सैंपल इज टेकन from a lot and upon the result of appraising the sampling the lot will either be rejected or accepted। जो मैंने अभी आपको बताया कि एक्सेप्टेंस सैंपलिंग क्या होती है, एक स्टैटिस्टिकल जो क्वालिटी कंट्रोल है उसका ही फील्ड होता है जिसमें हम एक लोड को रैंडमली सिलेक्ट करते हैं, उसमें रिजल्ट करते हैं अगर वो उसको रिजेक्ट करना है कि सिलेक्ट करना है, ठीक है, वो ये जो हमारी प्रोसेस होती है उसको हम एक्सेप्टेंस सैंपलिंग बोलते हैं। अब एक्सेप्टेंस सैंपलिंग में हमारे पास 3 प्लान होते हैं, सिंगल सैंपलिंग प्लान, डबल सैंपलिंग और मल्टीपल सैंपलिंग प्लान। अब ये देखते हैं कि अलग अलग ये होता क्या है, काफी सिंपल सा है, वो एक एग्जांपल आपको पता चल गया तो ये तो पता ही चल गया कि सैंपलिंग होती क्या है, तो ये काफी सिंपल सा है। ये जो तीनों है टर्म्स देख लो क्या होता है। सिंगल सैंपलिंग प्लान का क्या मतलब है, व्हेन अ डिसीजन फॉर एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ द लोड इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ ओनली वन सैंपल, तो एक सैंपल के बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमें वो लोड लेना है कि नहीं लेना, इसको हम बोलते हैं सिंगल सैंपलिंग प्लान। क्योंकि क्या है कि एक्चुअली एक सिंगल लेने से काफी ज्यादा सिंपल भी हो जाता है और एक्सपेंसिव भी इतना नहीं, तो क्योंकि अगर आप ज्यादा चेक करेंगे, ज्यादा सैम्पलिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी कॉस्ट भी ज्यादा आएगी, तो ये जो है वो लेस एक्सपेंसिव होता है और इजी हो जाता है, इसलिए मतलब इसलिए इसको हम नॉर्मली सिंगल सैम्पलिंग को मतलब लोग प्रेफर करते हैं क्योंकि इसकी कॉस्ट ज्यादा नहीं आती है, इसके साथ में जो काम करना पड़ता है वो भी कम करना पड़ता है। लेकिन इसके डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें रिस्क फैक्टर रहता है, मतलब इसमें ये एक ही बार हम सैंपल लेते हैं, एक ही बार के सैंपल से हम डिसाइड करेंगे लेना नहीं, तो इसके अंदर रिस्क रहता है कि कई बार ऐसा हो जाता है कि पुअर क्वालिटी भी आ जाए। अब हम ग्रेप्स ले रहे हैं, उसमें जो हमने चेक किया था, ये कई बार ऐसा होता है कि वो जो शॉप वाला होता है वो खुद अपने हाथ से चेक कराता है क्योंकि वो खुद ने तोड़ के दे दिया, अच्छा वो तो मीठा निकला है लेकिन जो हम लेके आए वो खराब निकला है, ये भी तो होता है, तो उसमें हमारे पास रिस्क रहता है कि पुअर क्वालिटी भी आ सकती है। दूसरा ऐसा हो सकता है कि किस्मत खराब है कि जो पीस उसने हमें दिया था वही पीस खराब था, बाकी उसके पास अच्छे थे, तो उसमें उसके लिए रिस्क हो जाएगा कि एक अच्छी क्वालिटी थी और फिर भी वो रह गई, तो इसमें एक रिस्क फैक्टर थोड़ा सा रहता है, बट ये थोड़ा सा सिंपल है, इजी यूज है, लेस एक्सपेंसिव है, इसलिए लोग इसको प्रेफर करते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल और समझा देती हूँ, जैसे कि मान लो मेरे पास 10,000 का ये पूरा प्रोडक्ट से जो कि मैंने ऑर्डर किया था, ठीक है, इसमें से मैंने 100 के सैंपल्स को निकाला, ये सैंपल साइज है मेरा जिसको हम एन से डिनोट करते हैं, ठीक है, वो हमारे पास लोड साइज का कैपिटल है, स्मॉल सैंपल साइज था ये। अब मेरा जो एक्सेप्टेंस नंबर है उसको मैंने डिसाइड कर लिया 5, जो सी है वो यहाँ पे 5 है, मतलब अगर मेरे डिफेक्टिव्स इसके अंदर ये जो मैं चेक करूंगी सारे चेक करेंगे, ऐसा नहीं है इसमें से कुछ रैंडम करेंगे, इसमें हम सब चेक करेंगे। अब वो सब चेक करें, चेक करते करते अगर मेरे जो डिफेक्टिव्स हैं, जो भी डिफेक्टिव यहाँ से निकल के आएंगे, अगर वो लेस देन 5 है, मतलब अगर यहाँ पे जो डिफेक्टिव पीस निकले इस पूरे में वो 3 निकलते हैं, तो ये लोड जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा, मैं इस पूरे को प्रोडक्ट को जो है वो जो मैंने इसको ऑर्डर दिया था वो सब सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर इसके अंदर जो मेरे डिफेक्टिव आइटम है वो ग्रेटर देन 5 हो गए, मतलब अगर इसके अंदर 6 आ गए, तो ये पूरा का पूरा लोड जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। आई थिंक आपको सैम्पलिंग समझ में आ गई होगी। अब ये जरूरी भी होता है कि जो भी बना रहा है, जो भी प्रोडक्ट बनाने वाला है, मैन्युफैक्चरर है, उसको ध्यान रखना चाहिए, आगे से वो इस चीज का ध्यान रखेगा कि उससे इतना नुकसान हो सकता है, तो वो क्वालिटी को मेंटेन करके रखेगा, इसलिए ये चीजें जरूरी है कि इससे उसकी क्वालिटी जो है वो मेंटेन रहेगी, आगे के लिए उसको पूरा अच्छे से सबक मिल जाएगा कि इतनी लापरवाही चीज में ना करी जाए, क्योंकि पता नहीं हम कौन सा प्रोडक्ट बना रहे हैं, उनकी छोटी सी लापरवाही पता नहीं कहाँ वो पार्ट यूज होगा और वो कहाँ नुकसान कर सकता है हमें, ठीक है। तो ये सिंगल सैम्पलिंग है, इसलिए सब हम एक ही बार सैम्पलिंग करते हैं, एक सैंपल निकाला, उसको चेक किया, एक्सेप्ट है या रिजेक्ट है, दैट्स इट। तो दिस इज सिंगल सैम्पलिंग। और डबल सैम्पलिंग में क्या हो जाता है, डबल सैम्पलिंग में हम जो जो हमारा सैंपल है उसको 2 बार
सेलेक्ट करते हैं। देखो डबल सैम्पलिंग प्लान, इन अ डबल सैम्पलिंग प्लान द डिसीजन ऑन एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ द लोड इज बेस्ड ऑन 2 सैंपल्स। इसमें हम 2 सैंपल लेते हैं। अब देखिए इसकी प्रोसेस क्या होती है, इसको ध्यान से समझना। इसमें क्या है, जैसे कि मैंने बोल दिया मेरे पास ये 10,000 का पूरा प्रोडक्ट की जो लॉट था पूरा 10,000 का था। इसमें से मैंने जो है सैंपल साइज लिया 100 का, ठीक है। अब इसमें हमें 2 बार सैंपल 2 सैंपल्स के ऊपर बेस्ड है। तो इसमें क्या होता है, मैं 2 लिस्ट करती हूँ इसमें, एक C1 और एक C2। ये जो मेरा एक्सेप्टेंस नंबर है C1, ये मेरा एक्सेप्टेंस नंबर है C2। मतलब मैंने इसको ये बोलते हैं C1 5 है और C2 मेरा 10 है, ठीक है। अगर जो प्रोडक्ट है इसके अंदर मैंने किया और जो भी डिफेक्टिव्स हैं, मतलब डिफेक्टिव जो है वो लेस देन 5 हो गए, इसका मतलब डिफेक्टिव 3 है या 4 है, मतलब लेस देन 5 है, तो पूरा का पूरा जो लोट है वो एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। अब अगर इसमें से जो डिफेक्टिव है वो ग्रेटर देन 10 हो गए, ग्रेटर देन 10, मतलब अगर इसके अंदर अगर 11 भी हो गए तो पूरा का पूरा जो लोट है वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये तो ठीक है, लेकिन अगर इन दोनों के बीच में हो गया तो मतलब इसके अंदर जो डिफेक्टिव है वो मेरा लोट आ गया, डिफेक्टिव जो निकले हैं वो 5 और 10 के बीच में आ गया। मतलब मैंने देखा तो इसके अंदर जो डिफेक्टिव थे वो 6 थे। तो इस टाइम पे अगर उनके बीच में डिफेक्टिव्स आ जाते हैं, उनके कि भाई हमें नहीं पता ना कि अब कितना होगा, अब इस टाइम पर हम क्या करेंगे, तो इस टाइम पे प्रोसेस क्या है इसके आगे की, कि ये 100 तो आपने निकाल लिया, इसमें से इसमें बचे कितने हैं, 10,000 में से अगर 100 निकल गए तो आपके पास में प्रोडक्ट बचे हैं 1900, ठीक है, इतने बचे हुए हैं। इसमें से आप एक और सैंपल साइज को लोगे, जैसे ये 100 था N1, यहाँ पे कुछ डिफरेंट ले लिया हमने, मान लो 90 का स्लॉट ले लिया। अब इस 90 में से आप सिलेक्ट करोगे जो आप डिफेक्टिव आइटम्स है ना, वो देखोगे इन पीसेस में से जो आपने N2 सेलेक्ट किया है ना, इनमें से इसको मिलाओगे नहीं तो अलग हो चुका है, इसमें से आप ये सिलेक्ट करोगे कि अब जो डिफेक्टिव है वो कितने आ रहे हैं। अब मान लो इसके अंदर जो डिफेक्टिव आएंगे वो पहले वाले लोट में जो डिफेक्टिव आए हुए हैं, क्योंकि 6 हो गया ना, तो ये आ चुके हैं, ये तो मैंने आपको बताया था क्या क्या एक्सेप्ट का और रिजेक्ट का चांस है। अब ये आए हुए थे, मैंने इसमें देखा कि इसके अंदर तो 6 आ चुके हैं, ये मेरे पास D1 हो चुका है ऑलरेडी। अब मैं क्या करूँ, इसमें से मैंने डिफेक्टिव देखा, इसमें से मैंने डिफेक्टिव देखा, तो फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है डिफेक्टिव आ गया D2। अब मैं यहाँ पे देखूंगी कि जो D1 है और प्लस D2 दोनों के जो डिफेक्टिव है वो अगर वो फाइनल मेरे 10 से कम है, फाइनल मेरा जो एक्सेप्टेंस नंबर था वो 10 था या उसके इक्वल भी है, तो मैं इस लोड को एक्सेप्ट कर लूंगी। मतलब उसमें मेरे 6 थे और अगर यहाँ पे 3 आ गए इसके अंदर तो टोटल 9 हो गए, या फिर 4 आ गए तो टोटल 10 हो गए, तो ये लोड एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन अगर इसके अंदर जो डिफेक्टिव आ रहे हैं वो उनका तो दोनों का सम है, D1 ऊपर वाले का भी और इसका भी, अगर वो ग्रेटर देन 10 है तो लोड रिजेक्ट है। मतलब उसके अंदर 6 निकल के आ गए थे, तो ये तो पॉसिबल बनता ही ना, हम ये सोचते हैं कि उसमें 6 आ गए थे तो चलो इसमें 5 आ जाएंगे, तो 6 और 5 11, 11 आते ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब चांस है इसके अंदर कितने आने चाहिए, या 3 आ गए, 2 आ गए, इस तरीके से कि टोटल जो है वो इसका 10 से कम होना चाहिए, जो उसकी मैक्सिमम अपर लिमिट थी उससे, तो लोड सेलेक्ट होगा, नहीं तो रिजेक्ट होगा। और 2 सैंपलिंग प्लान ही होता है। अब ध्यान देने की जो पॉइंट है वो कंफ्यूजन पॉइंट क्या होता है, मैंने तो ये नंबर से बता दिया 100 है 100 है, उसमें क्या हो जाएगा N1 हो जाएगा, N2 हो जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो हम लेते हैं, अगर ये टोटल साइज N है कैपिटल N और ये अगर N1 है, तो ये जो टोटल मैंने यहाँ पे लिया वो N-N1 है, फर्स्ट पॉइंट। ये जो आप स्लॉट साइज लेंगे, सॉरी सैंपल साइज लेंगे, वो N2 आएगा, ये दिस इज D1, यहाँ पे जो आएगा D2, और जो टोटल है D1 प्लस D2 वो मैक्सिमम सैम्पलिंग नंबर है जो C2 उससे कम होना चाहिए, तब एक्सेप्ट होगा, नहीं तो रिजेक्ट होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छे से एग्जांपल इसको एक्सप्लेन किया है और नंबर से किया है ताकि आपको सारी चीज क्लियर हो, N1 N2 इसमें आपको कंफ्यूजन ना हो। ये मैं इसलिए ज्यादा फोर्स कर रही हूँ कि डायरेक्ट कहीं ना पूछा जाए तो यूज हो सकता है ये डबल सैम्पलिंग प्लान एक्चुअली में होता क्या है। और अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन है तो प्लीज आप इसको सुन के एक किसी सेपरेट पेज के ऊपर इसका फ्लो चार्ट बना लेना। फ्लो चार्ट इन द सेंस फर्स्ट आपने कोई भी लोड साइज था उसमें N1 लिया, उसके बाद में आप क्या करोगे, इस तरीके से उसका चार्ट बनाओ कि अगर जो N1 स्मॉल हमने जो सॉरी जो हमारा एक्सेप्टेंस डिफेक्टिव आए हैं, ये स्मॉल n था, सैंपल साइज आपका C1 होगा। अगर D1 जो है वो ग्रेटर देन C1 है या लेस देन C1 है तो क्या होगा, D1 ग्रेटर देन C1 है तो क्या होगा, उनके बीच में होगा तो क्या होगा। उसके बाद हम दोबारा से सिलेक्ट करेंगे और ये इस तरीके से जो पूरा फ्लो चार्ट है वो अपने नोटबुक में बना लो। अगर खुद से अपने हाथ से वो फ्लो चार्ट बनाओगे तो इसको कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो कुछ तो वर्क करना ही पड़ेगा, सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा, पेन तो आपको चलाना पड़ेगा। Next one is the multiple sampling plan. Multiple sampling plan क्या हो जाएगा, in this plan a decision to accept or reject a load is taken after inspecting more than 2 samples.
इसमें क्या होता है कि आपको 2 से ज्यादा सैंपल्स को आप का इंस्पेक्शन करते हो आप, और उसके बाद आप डिसाइड करोगे कि उस लोड को एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है। सिंपल है, आपका 2 से ज्यादा इसको लेते हो, बस यही है मल्टीपल सैम्पलिंग प्लान। तो इसमें अगर हम देखें कि सबसे बेस्ट कौन सी है, तो सबसे बेस्ट जो है वो आपकी ये डबल सैम्पलिंग है। इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि इनकी सीक्वेंस क्या है, तो डबल सैम्पलिंग है सबसे अच्छी मानी जाती है एज कम्पेयर टू सिंगल और मल्टीपल। और उसके बाद में आपकी आ जाएगी मल्टीपल सैम्पलिंग, और उसके बाद है आपकी सिंगल सैम्पलिंग। ये इसकी सीक्वेंस रहती है, तो आपको ये सीक्वेंस भी पता होनी चाहिए इसकी क्या होती है। ऐसे एक सीक्वेंशियल सैम्पलिंग होती है, वो एक इसका सैम्पलिंग प्लान है, बट ऐसे जनरल आप बोल लो सीक्वेंशियल प्लानिंग क्या होती है, इट इज द एक्सटेंशन ऑफ मल्टीपल सैम्पलिंग प्लान। जो मल्टीपल सैम्पलिंग प्लान है उसी का एक एक्सटेंशन है। मतलब उसके अंदर आप जो आइटम्स है उनको सेलेक्ट करते हो और फिर देखते हो टाइम पे हर हर का जो है इंस्पेक्शन करोगे, अगर वो मतलब डिसीजन उसके अंडर आ जाता है तो एक्सेप्ट कर लिया, नहीं तो रिजेक्ट कर लिया। मतलब आप उसको बार बार सेलेक्ट करते ही रहोगे, हो सकता है फर्स्ट टाइम में, सेकंड टाइम में, थर्ड टाइम में, तो जो भी वो सीक्वेंस चलती रहेगी, ठीक है। और इसलिए ये फिक्स है कि 2 से ज्यादा ही होगा, मोर देन 2 सैंपल्स। थोड़ा सा बस ऐसे बता देता, टर्म आ जाते तो बता दीजिए कि हाँ ऐसे सीक्वेंशियल सैम्पलिंग नाम की कुछ चीज होती है, वो एक तरीके से मल्टीपल सैम्पलिंग प्लान का ही एक एक्सटेंशन है, बस और कुछ नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग प्लान क्या है। इसमें एक छोटा सा टॉपिक और बचा हुआ है जो इम्पोर्टेंट है, AOQ से रिलेटेड है, एक्सेप्टेंस क्वालिटी लेवल और एवरेज आउटगोइंग क्वालिटी, प्रोड्यूसर रिस्क, कंज्यूमर रिस्क। वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये मान लीजिए क्योंकि उसमें से क्या है कि क्वेश्चंस आपका आया हुआ है, अगर आप देखेंगे कि जो 2017 आपने क्वेश्चन वाला जो टॉपिक है उससे, तो मैं हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर रोड में। देखिए बच्चों, ये यूज क्यों करते हैं वो समझिए आप। देखिए 2 तरीके के होते हैं। जैसे इंडस्ट्री में काम होता है, मशीनों पे मान लीजिए पीस बन रहे हैं, ठीक है, तो आपको पता है कि हम इंस्पेक्शन करते हैं, ठीक। मान लीजिए एक मशीन पे 100 पीस बन रहे हैं एक दिन में, तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, आप क्या 100 के 100 पीस चेक करते हो क्वालिटी में, ठीक है। तो मान लो एक बार को आप 100 पीस को फिर भी चेक कर सकते हो, लेकिन अगर सपोज करो यही अगर 2000 पीस बन रहे होते तो 2000 पीस कैसे चेक होंगे, ठीक है। तो जहां पे 100% इंस्पेक्शन पॉसिबल नहीं है या उसको करना सही नहीं है, वहां पे कॉस्ट बढ़ रही है, मैन पावर बढ़ रही है, ठीक है, तो वहां पे हम जो है अदर टेक्निक्स को लेके आते हैं इंस्पेक्शन की, है ना। तो जहां पे 100% इंस्पेक्शन जो है वो सुटेबल नहीं होता, वहां पे हम स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का यूज करते हैं, ठीक है। एसक्यूसी की हेल्प से इंस्पेक्शन जो है रिलायबल हो जाता है और जो है कॉस्ट भी बच जाती है। आपको पता ही चल रहा है भाई, आप पहले ज्यादा टाइम ज्यादा वर्क पीस चेक करोगे तो आपको मैन पावर भी ज्यादा चाहिए, समय भी ज्यादा चाहिए, ठीक है। और अगर आप उसमें से कुछ कम पीस चेक करते हो तो भी आगे पढ़ेंगे कि एसक्यूसी में बहुत सारे मेथड होते हैं कि हम सैंपलिंग भी कर लेते हैं, ठीक है। तो सैंपलिंग किस तरीके से होती है वो भी बताया जाएगा। तो आगे देखते हैं, इस पर लिखा था फंडामेंटल बेसिस ऑफ एसक्यूसी इज द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी प्रायिकता हमने पढ़ी है कि जो पॉसिबिलिटी होती है, इवेंट होने की पॉसिबिलिटी कि हो सकता है रिजेक्ट होगा या नहीं होगा इंस्पेक्शन में, ठीक है। कि अगर एक ऐसा होता है कि जैसे 100 पीस है, 100 में से आपने 10 चेक किए, 10 ठीक है, तो बाकी का पूरा लॉट सही होगा, ऐसा हम मान लेते हैं, ठीक है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये जिसको सैंपलिंग इंस्पेक्शन बोलते हैं। तो इस तरीके की टेक्निक जो हम इसमें यूज करते हैं। अच्छा, ये हमें इंस्पेक्शन में इसलिए जरूरी होता है बच्चों कि जब हम इंस्पेक्ट करते हैं चीजों को, आप सपोज कीजिए ये कोई बॉक्स बना रहे हो आप, ठीक है, और इसकी कोई डायमेंशन है 10 और मान लीजिए 5, ठीक है। तो जब मान लीजिए 10 और 5 की कोई डायमेंशन है, ये हमें मेंटेन करनी है, तो पता क्या होगा, अगर ये सेम मशीन पे भी बन रहे होंगे ना, तो यहाँ पे जरूर प्लस माइनस टॉलरेंस चल रही होगी, जैसे 0.5, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे भी प्लस माइनस 0.5, मतलब जैसे 4.5 या 3.5, समझ रहे हैं आप। तो एक जैसा वर्क पीस तैयार नहीं होता, उसमें थोड़ा थोड़ा वेरिएशन होता है। वो वेरिएशन किस वजह से होता है वो भी लिखा है, दिस मे बी ड्यू टू इनहेरेंट मशीन कैरेक्टरिस्टिक्स। मशीन की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, टूल चलते चलते घिस जाते हैं, तो वो सेम कॉन्फ़िगरेशन पे काम नहीं कर पाते, मशीन में वाइब्रेशन हो रहा है, ठीक है, मशीन हैवी है, तो वहां पे भी थोड़े बहुत जो है वो एरर आ जाती है। तो वो थोड़े बहुत टॉलरेंस को ही हम देखते हैं मेथड में, ठीक है। तो एसक्यूसी में क्या कहते हैं, 3 साइंटिफिक टेक्निक्स हैं, जैसे सैंपलिंग इंस्पेक्शन, एनालिसिस ऑफ द डाटा एंड कंट्रोल चार्ट, ठीक है।
सैम्पलिंग इंस्पेक्शन मैंने आपको बताया कि क्या करना है आपको। अब ये अलग अलग टॉपिक है बच्चों। सैम्पलिंग आपको एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग पढ़ाई जाएगी आगे, जिसमें आप पढ़ेंगे कि कितने का लॉट बनाना होता है। ठीक है, कितने का लॉट बनाना होता है कि जैसे मान लीजिए 5000 पीस है तो 5000 पीस में से कितने पीस चेक करने चाहिए जो पूरा लॉट एक्सेप्ट हो जाए। मान लीजिए आप हर 1000 पीस पे 200 पीस चेक कर रहे हैं, हर 1000 पीस पे 100 पीस चेक कर रहे हैं। आप बात समझ रहे हैं ना मेरी? तो वो सैम्पलिंग इंस्पेक्शन होता है। फिर एनालिसिस करते हैं डाटा की। और कंट्रोल चार्ट, कंट्रोल चार्ट कैसे होते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ, एक एग्जाम्पल में है इसमें, एक सेपरेट टॉपिक है। ये सब एसक्यूसी के अंदर ही आते हैं। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ना, सैंपल एवरेज, यूसीएल, अपर कंट्रोल लिमिट, लोअर कंट्रोल लिमिट, कंट्रोल लिमिट, और ये कुछ ग्राफ सा देख रहे हैं आप, टाइम का और सैंपल नंबर। ये हो क्या रहा है बच्चों, ये पता क्या चीज है? मान लीजिए 100 पीस बने होंगे, 100 पीस, ठीक है, 100 पीस का आप लॉट है आपका, उसमें से आपने 10 पीस चेक किए, तो 10 पीस की जो डायमेंशन लिखी, मान लीजिए कोई रॉड आई थी, रॉड का डायमीटर था 10 mm, 10 mm, समझ रहे हैं आप? तो उस डायमीटर को आपने लिखा, तो उसकी अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट क्या होती है कि अगर उसकी टॉलरेंस अगर देखी जाए तो 10.5 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और 9.5 से कम नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए हम ये डिसाइड करते हैं, तो हमने जब वो मेजर किए होंगे तो मान लीजिए एक शाफ्ट का डाया 9.75 आया, वो हमने यहाँ पे मार्क कर दिया। एक शाफ्ट का डाया सपोज कीजिए क्या कहते हैं 9.25 आया, ठीक है। तो वो ऐसे ही देख रहे हैं आप, ये जो डॉट लगाए गए हैं ना, तो ये सब मेजरमेंट है, सब मेजरमेंट है ये। तो वो एक कंट्रोल लिमिट के आसपास चलना चाहिए, और यूसीएल अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट से बाहर नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब हमारा इंस्पेक्शन ओके है, हमारा प्रोडक्शन सही चल रहा है। और अगर आपके पार्टिकल जो है मतलब की रेंज ग्राफ अगर ये ज्यादा फ्लक्चुएट करने लगे, सपोज करो ऐसे जाने लगे, मैं आपको बताता हूँ, अगर ये ग्राफ सपोज करो बच्चों इस तरीके से चल जाए, ये देखिए इतना अगर वेरिएशन आने लगे कि यूसीएल तक टच करने लगे, अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट को टच करने लगे, तो समझ लो कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आपको चेक करना पड़ेगा कि मशीन में प्रॉब्लम हो रही है या आपके मैन पावर में, जो भी आप जिस तरीके से भी एनालिसिस करते हो, तब आप डाटा को एनालिसिस करते हो कि क्या कारण है जिसकी वजह से जो है इतना वेरिएशन आ रहा है। वेरिएशन तो आए लेकिन इतना ना आए कि वो अपर कंट्रोल लिमिट तक पहुंच जाए, ठीक है, क्योंकि फिर वो लिमिट को पार भी कर सकता है। लिमिट पार करेगा तो पीस रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है, लिमिट के अंदर रहेगा तो पीस ओके है। एडवांटेज क्या है? 100% इंस्पेक्शन एज कंपेयर टू सैम्पलिंग इंस्पेक्शन इज वेरी टायरिंग एंड कॉस्टली। ये तो मैंने आपको बता ही दिया। सैम्पलिंग इंस्पेक्शन में देखिए कितना फायदा है। मान लीजिए आपको 100 पीस चेक करने, अगर आप एक एक पीस चेक करेंगे तो आप तो 2 घंटे लगा देंगे, ठीक है। और सैम्पलिंग इंस्पेक्शन में क्या हो रहा है, आपने 100 में से 10 पीस चेक किए, 10 पीस अगर ओके है तो आपका लॉट ओके है, वरना लॉट रिजेक्ट हो जाएगा। ये सैम्पलिंग इंस्पेक्शन होता है, ठीक है। आगे, इट रिक्वायर लेसर टाइम एंड बॉर्डम एज कंपेयर टू 100% इंस्पेक्शन। ये बात समझ में आई रही है बच्चों? टाइम कम लग रहा है और बोर्डम भी नहीं होगा, मतलब बंदा बोर भी नहीं होगा, और एफिशिएंसी बढ़ेगी, ठीक है। अदर हैंड, next if random sample is selected from a lot and relying on probability concept, it is assumed to represent the lot, there is much saving in the cost and labor involved in the inspection। ये भी उसी से रिलेटेड पॉइंट है। जब आप सैंपल के थ्रू इंस्पेक्शन करते हो तो आपकी लेबर बच जाती है, आपकी लेबर की कॉस्ट बच जाती है, और जो लेबर इंस्पेक्शन में लगी हुई लेबर है उसकी कॉस्ट भी बच जाती है। दूसरा एक एडवांटेज है कि कुछ तरीके की टेस्टिंग ऐसी होती है जिसमें हमें, जैसा टेंसाइल टेस्ट हो गया, फटीग टेस्ट हो गया, हार्डनेस टेस्ट हो गया, या मतलब जहां पे हमें कंपोनेंट को ब्रेक करना पड़े या टूट जाए वो, इस तरीके की टेस्टिंग भी होती है ना बच्चों, कि जहाँ पे कंपोनेंट को तोड़ के ही देखना पड़ेगा। अब सपोज करो ऐसे टेस्टिंग आप 100% तो कर नहीं सकते हो, सारे पीस ही खराब हो जाएंगे, तो वहां तो हमारे पास ऑप्शन ही यही बचता है कि हम एक सैंपल चेक कर लेते हैं, सैंपल हमारा ओके है तो बाकी का लॉट भी सही होगा। आप समझ रहे हैं ना? तो उस तरीके से भी ये यूज होता है। दूसरा, द रिजल्ट आर एनालाइज्ड बाय डिटरमाइनिंग मीन, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन। ये जो ग्राफ हम बना रहे थे ना अभी, तो ये ग्राफ को हम क्या करते हैं, मीन निकालते हैं, मीन, रेंज और ये स्टैंडर्ड डेविएशन, ये मैथ की टर्म है मैथमेटिक्स में। तो हम क्या करते हैं, उस डाटा की एनालिसिस करते हैं कि वो डाटा जो आपने रिकॉर्ड किया है, मेजरमेंट किया है, उसका मीन कितना आ रहा है, वो यूसीएल और एलसीएल के अंदर है या नहीं, ठीक है।
और अगर वो अंदर है तो इसका मतलब प्रोडक्ट की क्वालिटी सही चल रही है, और अगर वो बाहर जा रहा है तो क्वालिटी खराब है। ठीक है, तो ये चीजें हैं बच्चों स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल में। मतलब हमें क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए मैथमेटिक्स के टूल, अगर मैं सीधी भाषा में कहूँ तो उनका यूज करना होता है। तो ऐसा नहीं है कि इन मेथड से आपकी क्वालिटी कंट्रोल हो जाएगी, ये आपको एक हेल्प दे रहे हैं, है ना, कि आप ऐसा कीजिए, आपके काम को आसान कर रहे हैं, कि हमें लॉट डिसाइड करवा रहे हैं कि इतने में से इतने पीस चेक करोगे तो आपका जो है लॉट ओके हो जाएगा। आप बात समझ रहे हैं? क्वालिटी कंट्रोल तो आपके अदर मेथड से ही होती है, जब आपके ऑपरेटर, मैन पावर मेथड, वो सारी चीजें डिपेंड करती हैं। ये आपका एक एडिशनल टूल है जो क्वालिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प कर रहा है आपकी। ठीक है, इंस्पेक्शन को आसान बना रहा है। ठीक है, तो ये है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास समझ में आई होगी बच्चों। तो